नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सच्ची बात करनी है आज आपसे मेरे को। अरे मैं जब भी बोलता हूं तो सच्ची बात करता हूं, डंके की चोट पर सच्ची बात। सच के अलावा मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, एक बात है, अगर सच बताना मुश्किल होगा तो मैं चुप बैठूंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा। पॉलिटिशियन के लिए सच बताना मुश्किल होता है बहुत। कुछ सच नहीं बता पाऊंगा। मैं पूछूंगा अगर आपसे कि उमा भारती को लेने में आपके इतने साल क्यों लग गए, सच नहीं बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगा। क्यों लेने? देखिए, कौन नाराज था? नहीं, कौन नाराज है ये तो नहीं बताऊंगा। उमा सच नहीं बताएंगे ना, मतलब देखिए, मैंने अपने वादा क्या किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। मैं सच जहां बताना और जहां सच नहीं बता सकता वहां चुप रहूंगा। उमा भारती को आपने लिया, इसके पीछे मकसद क्या है? ये तो एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई फिलॉसफी होगी, कोई सिद्धांत होगा। व्यक्ति आपकी पार्टी में इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पिछले 10-15 साल में बन गए वो दूसरी बात है। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं जिस दिन से अध्यक्ष हूं, मैंने अर्जुन जैसी मनस्थिति बनाई है। मुझे 2014 का चुनाव दिख रहा है। अध्यक्ष जी, मेरे को एक बात बताइए कि आपकी पार्टी विद डिफरेंस, एक फ्रेज चला था कभी जमाने में कि पार्टी विद डिफरेंस है हमारी, अडवाणी जी ने कहा था एक बार, तो उसके बाद पार्टी विद डिफरेंसेज होती चली गई। अब 8 साल के अंदर जब से सत्ता से बाहर हैं आप, पार्टी में डिफरेंसेज अभी भी दिखाई देते हैं, पर्सनैलिटी लड़ती आ रही है। आप पार्टी की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, सिद्धांत कोई दिखाई नहीं देता है क्या? सही में आपको ठीक से दिखा नहीं दे रहा। पार्टी में हाँ, बिल्कुल आपका चश्मा बदलने की आवश्यकता है। अब 6 महीने देखो, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, पार्टी के कोई डिफरेंसेस लगभग नहीं के बराबर है। बड़े भाषण देखिए व्यक्ति के खिलाफ। देखिए प्रभु जी, पार्टी यूनाइटेड है, मिलकर काम कर रहे हैं, अनेक निर्णय बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद भी कभी कभी मतभिन्नता होती है, पर मनभेद नहीं होते। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है, माँ बेटों की पार्टी नहीं है। आपके डिफरेंसेस थे नहीं। जब ओपनली कोई नेता बोलता है कि दूसरे नेता के बारे में ये फैसला मेरा नहीं, मैं व्यक्तियों के पीछे नहीं जा रहा, फिर भी नाम नहीं ले रहा। आप कहते पार्टी में डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे थे। अब आपने जैसे नुमा से कहा कि ये 2008 साल की बात है, मैं 2000 अभी की बात कर रहा हूँ, और वो विषय खत्म हो गया है। मई की बात कर रहा हूँ मैं, जून की बात तो नहीं। देखिए, अभी उसके बाद मेरी सुषमा जी से, बाकी नेताओं से चर्चा हो गई। अब ये विषय पूरे तरह से समाप्त हो गया। पूरा इंटरव्यू अच्छा था, केवल वो 2-3 सेंटेंस से आपको मौका मिला, पर उनका उद्देश्य वो बोलने का नहीं था। मैं उसके इश्यू पे चर्चा, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जो पिछले 8-10 साल सत्ता से बाहर, सत्ता में रहने के बाद आपकी पार्टी में एरोगेंस ज्यादा आ गई, जो कांग्रेस में दिखाई देती है आज। तो जब सत्ता में आती है पार्टी, पर आप तो सत्ता के बाहर आने के बाद भी एरोगेंट उतने अपने लीडर है जितने। मैं अगर एरोगेंस के अर्थ है आत्मविश्वास आता तो मैं ज्यादा खुश होता। हमारी पार्टी सुसंस्कृत है, एरोगेंस कहीं नहीं है, पॉजिटिव है और सामूहिक नेतृत्व है, और सब मिलकर निर्णय करते हैं। निर्णय होते कहाँ हैं आपके यहाँ? सवाल ये कि अभी मैं चुनाव हुए 5 असेंबलीज के, 5 में से आपकी सब बुरी हालत हुई हर जगह। आपने चुनाव से पहले कहा, हर पार्टी कहता है चुनाव से पहले अध्यक्ष का काम है कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए। प्रभु जी, हमारी सब जगह हार गए। आप 826 सीटों पे चुनाव लड़े, 6 सीटें जीते। देखिए, आप एक बात बताता हूं मैं आपको। पहली बात आप समझ लीजिए, आसाम में हमारे 0.5% वोट बढ़े ही है। 10 से 5 तो हो गए ना। नहीं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको तमिलनाडु में हमारे वोट बढ़े हैं, 1.5% बढ़े हैं, हमारे केरल में 2.5% वोट बढ़े हैं, हमारे बंगाल में 2.25% वोट बढ़े हैं। देखिए, बंगाल का जवाब दे दूं आपको, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात 826 सीटें नहीं, उससे 2006 में तो आप 400 सीटें नहीं लड़े थे। वोट तो बढ़ेंगे ही आपके। देखिए सर, 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 826 सीटों में से हमारे पास 6 ही थी, और 6 ही है। 10 और 11 थी आपके पास। कहाँ की 11 थी? 10 तो आसाम के अंदर थी। देखो, 10 में से हमने पहले ही उनको निकाल दिया था जो जीते बीजेपी के। एक्चुअल हमारे पे आए थे ना। देखो, हमारी आसाम में बराक वैल्यू में हमारे 5% वोट कम हुए, और उर्वरित आसाम में हम 6% बढ़े हैं। केवल बराक वैली जो है, जहां हमको अपेक्षित यश नहीं मिला। और दूसरी बात, मैं आपसे मान्य करता हूं कि ये 5 राज्यों में हम बहुत बड़े स्टेक हमारे लगे नहीं थे, फिर भी इसके बावजूद हम जितनी अपेक्षा करते थे उतना सक्सेस हमको नहीं मिला, और इसलिए मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी की अभी ना तो कोई नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कि नई छोटी पार्टियां भी। मुझे बताइए, कर्नाटक की 3 सीटें कांग्रेस और जनता दल की हम जीत गए। कर्नाटक में तो गुजरात है ना। नहीं, कांग्रेस जेडीयू के जनता दल से लोग कहते हैं आप गांधी का म्युनिसिपल कर रहे हैं, इलेक्शन भी हार गए। छोटी चीजों को मैं कहाँ आ रहे सर? हम लगातार 85% हमारा रेट है जीतने का गुजरात में।
नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी जो अपनी स्टेट्स हैं वहां के तो चीफ मिनिस्टर आपके इसमें तो कोई सहमति असहमति है। छत्तीसगढ़ में जीत गए आपकी बाई इलेक्शन। आप जगह अपने जहां पर मैं जो कह रहा हूं कि एक बड़ी जो जहां पर नई आपको आगे बढ़ना है, बीजेपी को बढ़ना कहाँ है, जैसे यूपी बढ़ना कहाँ है आपको, आसाम में जहां आप बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, आपके नेताओं ने कह दिया हम तो कोalition रिजल्ट जब वोट पोल हो गए उसके बाद कहा कि हम सरकार बनाने वाले हैं। कि पार्टी जो है अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वेंकैया नायडू वाले शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो आपकी कम हो रही है। इस बात पे आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ी ताकत बनाकर हम एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभर कर आएंगे। जिस प्रकार से रैलीज हो रही है, लोगों का सहभाग हो रहा है, नए नए लोग पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, आज सही में जैसे स्ट्रेंथ की टेस्ट हुए ऐसे चुनाव हमारे होम ग्राउंड पर हुआ ही नहीं है। हमारा होम ग्राउंड है उत्तर प्रदेश, हमारा होम ग्राउंड है उत्तराखंड, हमारा होम ग्राउंड है पंजाब। अब ये चुनाव है, इसमें जरूर आप देखिए। सच्ची बात तो अध्यक्ष जी ये है कि इन जगह पे जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लेने का समय आ गया है, यहां पर कारण लोकल हैं या राष्ट्रीय हैं, ये पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी जी से। 5 चुनाव छोड़िए, आपने कहा आपका येदियुरप्पा अच्छे काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अच्छे काम कर रहे हैं, हर बार चुनाव जीतते हैं। परंतु जो सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी को 2014, जो आपने कहा कि अर्जुन की तरह आपका निशाना वो है 2014 आने के लिए जब तक नए राज्यों में आपका कुछ नहीं होगा, इन राज्यों पे आप ऑलरेडी एमपी आपके पास हैं, तो आपको लगता नहीं कि इन राज्यों में जहां केरल है, तमिलनाडु है, असम है, लोकल नेतृत्व आप खड़ा नहीं कर पाए? राष्ट्रीय नेता वहां चले गए, वहां पर राष्ट्रीय नेताओं की संख्या ज्यादा थी, लोकल नेता दिखाई नहीं देते थे। अगर आपसे पूछूं कि आसाम में नेता कौन था, मेरे को याद नहीं है, गलती। देखिए, आप एक बात सुनिए कि आसाम में हमारे पार्टी में बहुत क्षमतावान नेता आए। डिब्रूगढ़ में और उसके बाजू का जो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में सोनवाल जी आए, हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा। 5% टोटल बढ़ा? नहीं, ये 2 जिले में, मैं टोटल डिब्रूगढ़ कर रहा हूं। देखो, प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आसाम में हारी तो उस पर हम जरूर चिंता कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। मैं लोकल नेतृत्व की बात कर, मैं एक स्टेट में नहीं जा रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब 2014 का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जैसे जहां पर शिवराज चौहान है, जहां नरेंद्र मोदी हैं, इधर पर अपने रमन सिंह जी हैं या उमा भारती हैं, जब यूपी के अंदर आपका कोई नेता ही नहीं है, असम में आपका कोई नेता नहीं है, वेस्ट बंगाल में आपका नेता नहीं है, केंद्रीय नेताओं टेलीविजन में दिखाई देते थे रोज कि हम असम में जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा नेता है बंगाल में, राहुल सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता में बहुत मेहनत की, आक्रामकता से काम किया, पर उसको उस प्रोसेस में काम करने के लिए और समय लगेगा। बहुत अच्छी तरह से काम किया। तमिलनाडु में पोन्ना राधाकृष्णन, जो बहुत कम वोटों से कन्याकुमारी एमपी रहे, बहुत अच्छे नेता है और बैकवर्ड कम्युनिटी में इसमें उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत ईमानदार, कर्मठ, अच्छे कार्यकर्ता है, उन्होंने अच्छा काम किया। ये लोकल नेताओं आपने किए पर उनको प्रोजेक्शन नहीं करते आप। देखिए सर, एक बात मैं आपको मान्य करता हूं, तमिलनाडु, बंगाल और केरल, इन राज्यों में हमको और मेहनत करने की जरूरत है। वहां बिटवीन 2 पार्टीज, 2 अलायंसेस पोलराइजेशन हुआ है। तीसरे पार्टी को जगह मिलाना थोड़ा मुश्किल है और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं प्रभु जी, इस बार हमने जो सभी प्रकार की मेहनत की है इन सब तीनों राज्यों में, इससे हमारा एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और आने वाले समय में ये स्ट्रक्चर हमको बहुत मदद करेगा। फिर से सवाल, क्योंकि जैसे शिवराज चौहान बने, जैसे नरेंद्र भाई मोदी बने, जैसे रमन सिंह जी बने, जैसे आपके कुछ और नेता बने, ऐसे जैसे अडवाणी जी बने या अटल बिहारी वाजपेयी बने, भारतीय जनता पार्टी में अब वो कैसे बैंकरप्सी आ गई है कि बाकी जगह, पंजाब में कोई नेता नहीं, हरियाणा में कोई नेता नहीं, दिल्ली में कोई नेता नहीं जो चुनाव जा सकता है, असम में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, आधे हिंदुस्तान के अंदर ये 6 लोग जो आपके येदियुरप्पा वगैरह हैं जिन्होंने खड़ा किया, कोई नेता है ही नहीं। कार्यकर्ता का निर्माण, नेता का निर्माण खत्म हो गया। आप क्या कह रहे हैं, उस बात में थोड़ा फर्क है। नेता है, पर उस राज्य का नेतृत्व और मुख्यमंत्री बनने के लिए जितना सपोर्ट उसको चाहिए उस स्टेज तक वो बने नहीं है। ये प्रोसेस है और यहां हम वीक है। मैं क्लेम नहीं करता कि हम यहां स्ट्रांग है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल ये हमारे सबसे कठिन में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बताइए कौन है?
दिल्ली में नेताओं की कम है। नेता की कमी है। दिल्ली का अगर 11 करोड़ मिला रहे जितने लोग वहां बैठते हैं तब तो बहुत नेता है। दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में हमारे लाइन से 5-6 अच्छे नेता। हरियाणा में एक आदमी नाम बदली खड़ा होता जिसको जानता हो कोई आदमी। क्यों नहीं, हमारा कैप्टन अभिमन्यु आज पार्लियामेंट की सीट बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। एक था हिस्सा जो कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जो अलग से दिखाई देता था, हिंदुत्व और स्वदेशी, इन दोनों को आप लगभग भूलते चले जा रहे हैं। ये सच है, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके अपने कार्यकर्ता। आपको मीडिया का काम अच्छा है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप हम कम्युनल करके हमको गाली देने के लिए कार्य करते हैं। फर्क पड़ता है क्या आपको? अगर हमने हिंदुत्व की बात नहीं कही तो आप पूछते कि आपका क्या है। देखिए मैं आपको व्हाट इज हिंदुत्व। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की बहुत अच्छी व्याख्या की है। हिंदुत्व का अर्थ गुड गवर्नेंस है। इट इज ए रूल, इस प्रकार का एक लॉ है। राम राज्य समझ लीजिए आप। अब राम राज्य की बात है कौन सी है? हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व यही गुड गवर्नेंस है, हिंदुत्व यही टॉलरेंस है। आपके नेता अमेरिका लोगों से बात करते हैं कि हिंदुत्व तो हमारे लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट के लिए कन्वीनियंस के लिए हम बोल देते हैं। अब उसके बाद आप डिनाई करते हो। दूसरी बात है कि अगर वो सच नहीं है तो बाकी चीजें भी सच नहीं है जिसके बारे में आप आक्रमण करते हो। ऐसा है प्रभु जी, कुछ बातें तो आपके बड़े इंटरेस्ट के हैं और इसलिए मीडिया के इंटरेस्ट मैंने कभी वो आप बात जो कह रहे हो और जिनके बारे में विकीलीक्स में मैंने तो नहीं लिखा ना। देखिए विकीलीक्स में उन्होंने ऐसी बात नहीं की, वो मिस इंटरप्रेट किया। वो मनमोहन सिंह के बारे में जो कहा वो भी गलत है। फिर देखिए मैं जो जानता हूँ जो हमारे नेता ने क्या उसके बारे में वो सच है मनमोहन सिंह का, ये गलत है। कभी कभी क्या है, इंडियन अंग्रेजी में बात करने के बाद उसको समझने में चलो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, तो आपको सबको साथ लेकर के चलना है। सवाल ये कि हिंदुत्व में अभी भी विश्वास है आपका कि नहीं? देखिए हिंदुत्व ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था है, हिंदुत्व हमारी प्रेरणा है। हम चुनाव जीते यानी हिंदुत्व जीता और हम चुनाव हारे मैंने हिंदुत्व हारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको इसको राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, वो भारती का आना जो है ये अपने आप में एक मैसेज आता है ना। वो भी गेरुए वस्त्र पहनती है और आपकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। राम राज्य के, राम मंदिर के निर्माण में ये बात सबसे आगे रही। तो मैंने लखनऊ में कही कि जिस बात के लिए हमने संघर्ष किया, उस प्रभु रामचंद्र के जन्मस्थान जो विवाद का विषय था, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये बात सिद्ध हो गई कि वहां प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान है। निश्चित रूप से हमको समाधान और आनंद इस बात का है। हम सभी धर्मियों के सहयोग के द्वारा वहां एक भव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसा हमें लगता है। पर राम मंदिर बनाना ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अगर हम राम को लेकर जाएंगे तो जीतेंगे चुनाव तो राम जीता और हम चुनाव हारे तो राम हारा, ऐसा नहीं। हमको ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं बनाना है। प्रभु रामचंद्र देश की अस्मिता के प्रतीक है, संस्कृति और विरासत के प्रतीक है और भगवान प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनना ये हमारी भावना है। आप सबके सहयोग से बने, यही हिंदुत्व को आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते क्योंकि ये आपकी वे ऑफ लाइफ है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी। पर मंदिर वहां बनाएंगे आपने। आप एक बात करिए, एक बार इस देश में इंग्लिश मीडिया में एक बार इसका डिबेट होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व का सही अर्थ तो समझे। मुझे बताइए, सेकुलरवाद के नाम पर आतंकवाद का तुष्टीकरण होता है, ओसामा जी करके उल्लेख होता है, उसमें कोई बोलता नहीं। गिलानी यहां दिल्ली में आते, अरुंधति राय और गिलानी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनके सर पर ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और भगवे कपड़े पहने हुए साधु सन्यासी के ऊपर कपड़े छोड़कर मारते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं और हिंदू समाज के वहां लोग जो संत है, साधु संत है, उनको अपमानित करते हैं। और ये क्या है, सेकुलरवाद है? क्या आतंकवाद का तुष्टीकरण होगा? अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? मुझे बताइए, ये सब मुद्दों पर बार बार हम जो बोल रहे हैं ये राष्ट्रीयता के मुद्दे हैं। सवाल ये नितिन जी, आपको अगर 1991-92 में जाएं, जिन लोगों ने, जिस मीडिया ने, जिस मिडिल क्लास ने राम मंदिर के मूवमेंट को सपोर्ट किया, तब तो सेक्युलर से सारा हिंदुस्तान। आज कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में या आपके व्यवहार में या आपके सोचने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा जिसकी वजह से सेम लोग आपके खिलाफ हो गए। प्रभु जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। सेकुलर शब्द का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग है सर्वधर्म समभाव या पंथ निरपेक्षता। सेक्युलरवाद का अर्थ है पंथ निरपेक्षता। देखिए, राजा सेकुलर चाहिए, जो अर्थ ये लगाते, मिलिट्री, मीडिया सब सेकुलर चाहिए। व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। इंदिरा जी और राजीव जी के मृत्यु के पश्चात उनको मंत्राग्नि दिया गया और इसलिए आम जो सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग पंथ निरपेक्षता है, उसको हम सर्वधर्म समभाव समझना चाहिए, उसको धर्म निरपेक्षता कहते हैं। और धर्म निरपेक्षता कहने के कारण ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नितिन जी, मैं आपसे अभी ब्रेक लूंगा, उसके बाद सवाल पूछे। जो जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है आजकल राजनीति के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं, कोई चुनाव जिस शब्दों का करते हैं, इससे लगता नहीं कि राजनीति के ऊपर लोगों का विश्वास जो उठ रहा है, सिविल सोसाइटी को सबसे ज्यादा उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपसे।
सच्ची बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी जी से। मैं सवाल आपसे पूछा कि जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग है, दिग्विजय सिंह जो भाषा बोलते हैं, जो जिसका रिएक्शन आपकी तरफ से आता है कि डांसिंग पार्टी आपकी हो गई, मैंने देखा वहां पर डांस करने की जरूरत थी या नहीं थी, इसके ऊपर विषय हो सकता है, पर मेरे जैसे लोग भी सोचते हैं कि वहां जरूरत नहीं थी जिस तरह का वहां पर, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपका झगड़ा था तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सोचने की तरीका हो सकता है। पर जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग हुआ है, आपको लगता है नितिन गडकरी जी अध्यक्ष जो हैं, दिग्विजय सिंह जिस तरह भाषा का प्रयोग करते हैं या कुछ और लोग करते हैं, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बेचारे अगर कुछ बोलते हैं तो उसको देखते हुए उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखो, उनकी पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती, अनेक बार बोलते हैं और पार्टी बोलती है हम उनसे सहमत नहीं है। बेचारा उनका संतुलन गवा चुके, इसलिए बोलते, कभी चिढ़ने के साथ बोलते हैं, उसको उदार अंतःकरण से माफ करना चाहिए। उनका कोई कॉग्निजेंस लेना नहीं चाहता, जिस नेता का कॉग्निजेंस उनकी पार्टी भी नहीं लेती है। कैसे सीरियसली? देखिए जी, आप कितने बार उनके बातों को रिटर्न किया कांग्रेस, रामदेव के ऊपर बाकी जिस तरह के वहां पर आक्रमण हुआ, वहां पर जिस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, आपको सरकार और पार्टी दोनों मिलकर, जो आप बार बार आपके सोनिया जी और मनमोहन जी ने अपनी ताकत का दिखा तो दिया कि हम जिस ताकत जब यूज करेंगे तो दिखा देंगे कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी ताकत दिखाई उन्होंने, निहत्थे लोगों को पीटा, महिलाओं को पीटा, उनके कपड़े फाड़े, बुजुर्ग लोगों के हाथ पैर तोड़े, साधु संतों के कपड़े छोड़कर उनको मारा। उन्होंने तो मनमोहन सिंह मुर्दाबाद का भी नारा नहीं दिया था। इस प्रकार के महिलाओं के कपड़े फाड़कर उनका विनय भंग किया गया। बहुत ताकतवान काम किया मनमोहन सिंह जी ने, उनके तो अभिनंदन का प्रस्ताव पास करा, जैसा आप जैसा बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या इस देश में कालाधन वापस लाओ ये बोलना गुनाह है? और इस बोलने वाले लोगों को इस प्रकार से मरवाया जाएगा, इस प्रकार से लाठी से ठोका जाएगा? और ये सरकार अगर सीरियस है कालाधन वापस लाने के लिए, तो जिस प्रकार से कैसे सीरियस है, जैसे आतंकवाद को समाप्त करने के ऊपर पाकिस्तान जितनी सीरियस है, उस प्रकार से इनका व्यवहार है। इनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं। 140 में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। यूएसए, जर्मनी, पेरू, फिलीपाइंस, इन्होंने अपने कालाधन को वापस लाया। ये नाम भी जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि आपने 6 साल में आपकी सरकार ने क्या किया। देखिए, यूनो का रेजोल्यूशन अभी हुआ, उससे पहले स्विट्जरलैंड तैयार नहीं था। अब 2G आप समझ लीजिए, स्विट्जरलैंड सरकार तैयार हुई, वो इनके सरकार में तैयार हुई है। अब उसके बाद जर्मनी ने किया, उसके बाद यूएसए ने किया, उसके बाद पेरू, फिलीपाइन जैसे छोटे देशों ने, 117 देशों ने किया। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कालाधन जिनका, उनके नाम आप जाहिर करने के लिए आपको संकोच क्यों होता है? कारण यही है कि वो नाम अगर जाहिर होंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मुंह काला हो जाएगा, और इसलिए वो नाम जाहिर होगा। अध्यक्ष, पर आप उसके लिए लड़ाई भी तो पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं की, नाम बाहर करिए आपने। जब पार्लियामेंट का जेपीसी बना दीजिए, 2G पे बना दी उन्होंने, पर कभी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्लियामेंट बाइकआउट करो, धरना दो, जिस तरह से आपने। मुझे बताइए, 1 महीना पार्लियामेंट चली नहीं और हमने 2G के लिए 2G स्पेक्ट्रम के लिए, ब्लैक मनी के लिए आपने कभी नहीं किया। ब्लैक मनी के ऊपर भी हमने आवाज उठाया। सबसे पहले अडवाणी जी ने ब्लैक मनी का विषय चुनाव के पहले अगर देश में विवाद रखा, अडवाणी जी ने 2G स्पेक्ट्रम का विषय सबसे बार राज्यसभा में रखा तो अरुण जेटली जी ने। दूसरी बात, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर मैंने अनेक विषय निकाले। अध्यक्ष जी, एक दिन स्टेटमेंट आपने राज्यसभा में दे दी है, वो आपका इश्यू बन गया, उसके बाद क्या किया आपने? मुझे बताइए, आज देश में आंदोलन किसने किया? एक जगह राज्यसभा के अंदर 2009 के अंदर किसी ने भाषण दिया है, मुझे उसके बाद लोगों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया जो कुछ भी किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, जब हमने बाहर निकाला तब उसके बाद में किया। उसके बाद मुझे बताइए, देश भर में आंदोलन किसने किया? मोर्चे किसने निकाले? भ्रष्टाचार के प्रतीकों का जलन किसने किया? बात बताइए, सच्ची बात जो है कि अगर आपने इतना हल्ला मचाया तो आज आपकी मीटिंग को नहीं लोग क्रेडिबल मानते, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की मीटिंग को मानते हैं, उनके ऊपर लोगों को ज्यादा विश्वास है, आपको विश्वास नहीं है। मुझे बताइए, देखो आपको एक बात बताता हूं, हमारे लगातार संघर्ष के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि समाज के जो नॉन पॉलिटिकल विचारवंत थे, अच्छे लोग थे, उनको भी इस लड़ाई में कूदने की इच्छा हुई। इसका कारण भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का जो काम यशस्वी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किया। अडवाणी जी ने काला धन का विषय निकाला, पर स्पेक्ट्रम का और ये सब विषय हमने निकाले। इसके कारण अन्ना हजारे और रामदेव जी ने आकर इस विषय को आगे उनके ऊपर विश्वास ज्यादा हुआ, उनके नेतृत्व को आप स्वीकार करें, जैसे जयप्रकाश स्वीकार किया आप लोगों ने, सब पार्टियों ने मर्ज कर दिया है जनता पार्टी। आज तक हमारे आप अन्ना हजारे और रामदेव को अपने नेतृत्व में शामिल करेंगे? चलिए आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूं, हम कोई राजनीतिक नहीं सोचते।
इस देश के हित में कालाधन वापस लाना चाहिए, इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। इसमें जो भी कोई आंदोलन करेंगे उनको हम लोग खुले रूप से समर्थन देंगे। हमारी राजनीतिक करियर का क्या होगा, हमारी इमेज का होगा, चुनाव का क्या होगा, ये हमको चिंता नहीं है। हमको चिंता है इस देश का क्या होगा, और हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस बात के लिए। तो मैं फिर से दोबारा उस बात पे आऊंगा, ये सब आपने कह दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? आपने अच्छा पूछा ये सवाल है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और मैं तो राजनीति में इसलिए आया हूं, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना राज्यसभा जाना है। अगर लड़ेगा चुनाव तो मैं लोकसभा लड़ूंगा, आप कहोगे कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं, तो मैं जरूर लड़ूंगा। पर मेरी एम्बिशन कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है इस वक्त? देखिए साहब, देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। आप मुझे बताइए, 10 लाख करोड़ का हमारा बजट है और उसमें से 5 और 6 लाख करोड़ के अगर स्कैंडल्स निकलेंगे तो क्या इस देश की आज मतलब आप इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करेंगे, व्यक्तियों को ब्लेम करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करेंगे? रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। 47 के बाद लगातार 5-7 साल छोड़ दिया गया तो कांग्रेस पार्टी का राज है। आप किसी व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराएंगे? 100% कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार का उगम स्थान है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और आज भी मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी अगर चाहते और उसी समय अगर रोकते तो 2G स्पेक्ट्रम नहीं होता। कॉमनवेल्थ गेम में इनके मंत्रिमंडल के मणिशंकर अय्यर ने पत्र लिखा था कि सुरेश कलमाड़ी को अध्यक्ष मत बनाओ, फिर सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने उसको अध्यक्ष क्यों बनाया? आदर्श की फाइल ये जयराम रमेश के डिपार्टमेंट से गायब हो गई। आदर्श के फाइल के कागज महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट सब गायब हो गए, सीडी गायब हो गई। क्या कर रहे? कांग्रेस पार्टी कवरअप कर रही भ्रष्टाचार को और एक प्रकार से कवरअप करने की कोशिश। छोटा एक सेंटेंस के अंदर जो अर्जुन की बात आपने कही, तो अब क्या आपका कहां निशाना है? मेरा 2014 को छोड़िए, मैं कांग्रेस की सत्ता को हटाकर, यूपीए की सत्ता को हटाकर एनडीए की सत्ता स्थापन करना, इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न है हिंदुस्तान बनाना। आपका क्रेडिबल नेतृत्व है? अरे हम करके दिखाएंगे, हमारे में ताकत है। इस देश का भविष्य हमें बदल सकते हैं। वरुण गांधी जैसे लोगों से डरते हैं तो क्या कहां से आएंगे? किसको डरते हैं? वरुण गांधी एक अच्छा पोटेंशियल का नेता है, हमने उसका रोल पक्का किया। 2014 में तीसरी जनरेशन खड़ी कर देंगे आप। जवान लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, नए नए नेतृत्व का अवसर मिलेगा, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग होगा। देखेंगे अब क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इसी समय इसी चैनल पर। तब के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर बताइए। अपने सुझाव आप भेज सकते हैं इस पते पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।